ठीक है, 84 हमने पढ़ा था, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, देन 85 एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। सिंपली है, यहाँ पर बहुत सिंपल सा साधारण सा सेक्शन है। इसे कौन रीड करेगा? अमिता गुप्ता। अमिता गुप्ता सेक्शन रीड करो बेटा। कौन सा सेक्शन? 85। 85. यस। Okay, ma'am. Act of person incapable of judgment by reason of the intoxication caused against his will. Nothing is offense which is done by a person who at the time of the doing it, by the person intoxication in the incapable of knowing the nature of that, or that he is a doing what is either in wrong or contrary of to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. यहाँ सिंपली आपको एक चीज समझनी है, नशे में अगर कोई एक्ट किया गया है तो यहाँ अगर वो नशा इच्छा के विरुद्ध है, अगेंस्ट हिज विल अगर है, देन यहाँ अगर उस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है तो इट विल बी नॉट एन ऑफेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ हम उसे इस जगह काउंट नहीं करेंगे। हाँ, पर एक सेक्शन 86 रीड करें प्रेरणा। देखिए दोनों क्योंकि एक ही चीज से रिलेटेड है। ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध, विशेष आशय का ज्ञान होना अपेक्षित है। अब अगर नशा है, जैसे पहले वाला सेक्शन हमें पूरी तरह से एक्सेप्शन दे देता है कि हाँ अगर किसी व्यक्ति ने नशा किया है, किसी तरह की मत्तता, एक वर्ड यहाँ पर यूज होता है हिंदी में जिसको आप लोग नोट डाउन कर लो इंटॉक्सिकेशन के लिए। मत्तता मीन्स नशे में है। नशा इस तरह का है कि वह व्यक्ति इस उसका जो सेंस है सही गलत का, या व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसने जो काम वह कर रहा है उसे वह समझने को, उसकी प्रकृति को समझने को, उसके रिजल्ट को समझने को, अगर वह उस समय उस कंडीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने नशा तो किया है बट कैसे? उसे करवाया गया है अगेंस्ट हिज विल। तब यहाँ पर हम सेक्शन 85 का बेनिफिट ले सकते हैं। बट 86 हमें यहाँ क्लियर करता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज। अगर आपको नॉलेज है और इंटेंशन है, आईपीसी पूरा का पूरा मेंस रिया, इंटेंशन, नॉलेज, आपका मोटिव, ये सारी चीजें अगर हैं देन डेफिनेटली हमारे लिए जरूरी है कि हम, अगर इनमें से आपका मोटिव है, नॉलेज है, मुझे पता है अगर मैं किसी को जहर दूंगी तो उसकी डेथ हो सकती है, देन ये मेरे नॉलेज में है, मुझे इसका समझता है ये चीज कि हाँ अगर किसी को हम पॉइजन देते हैं या हम किसी व्यक्ति को 10 नींद की गोलियां एक साथ दे दे तो शायद वो उसके लिए हानिकारक है। अभी यहाँ जब आपको ये चीजों की सेंस है, अभी आपको जो एक्ट आप कर रहे हैं उसका सेंस है, उसका इंटेंशन है और उसका नॉलेज है, देन उस कंडीशन में अगर किया गया है तो यहाँ पर जो है आप 85 का बेनिफिट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज को रखने के लिए इंटेंशन और नॉलेज ये दोनों चीजें अगर हैं देन हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमें समझता नहीं था। कैसे कहेंगे आप? इन देखिए, इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज। अभी मुझे पता है कि भाई 5 या 10 नींद की दवाई अगर हम किसी को देते हैं तो वो उसके लिए हार्मफुल होगा, और आप अगर बोलते कि नशे में मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने किया, बट यू नो अबाउट दैट कि आप अगर इस तरह का कोई एक्ट करेंगे देन इट विल बी हार्मफुल फॉर हिम और हर, है ना? तो यहाँ आपके नॉलेज में अगर है तो आप यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन हो चाहे न हो, आप यहाँ पर उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, है ना? तो इसलिए यहाँ पर ये जो सेक्शन है 85, जैसे हमने देखा था 82 में 7 साल तक के बच्चों के लिए क्लियरली डिफाइन है, बट उसके बाद 83 में कि नहीं 7 और 12 के बीच डिफरेंस कर दिया गया, है ना? फिर 84 में इसी तरह अनसाउंड माइंड के लिए भी हमने देखा कि अलग अलग कंडीशंस है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको शायद समय समय पर दौरे आते, बट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरी तरह से जन्म से ऐसे हैं, उनके लिए 84 एप्लीकेबल होगा, बट समटाइम्स जिनके साथ इस तरह की चीजें नहीं है वहां नहीं होगा। इसी तरह
नशे के लिए, नशा अगर अगेंस्ट विल है और उसे उस चीज को जिस समय वह एक्ट किया जा रहा है उसका सेंस नहीं है, देन 84 का बेनिफिट मिलेगा। बट 86 में 85 का सॉरी 86 में जहां पर किसी ने इस तरह का इंटॉक्सिकेशन किया है और अगर वह जो एक्ट कर रहा है उसका अगर उसे नॉलेज है या सेंस है तो यहाँ पर इस तरह के सेक्शंस के बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। फिर है 87, act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका रेसलिंग, है ना, या जैसे कि कोई भी ऐसा एक्ट किया जाता है जिसमें कि व्यक्ति, जैसे इसका रेसलिंग ही जैसे होता है तो क्या होता है उसमें कंसेंट होता है, आपका होता है, कहीं भी बैन है क्या रेसलिंग? नहीं है। पर अगर उस एक्ट को किया जाता है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होने का आशय न हो और उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, और म आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं, इस सहमति से किसी को अपहानी या पट्टेबाजी के खेल के नियम विरुद्ध होने पर कारित हो उठाने के लिए एक सम्मति विवक्षित है और यदि यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए उपहति कारित करता है तो यह कोई अपराध नहीं है। जब व्यक्ति कंसेंट से कोई चीज करते हैं पर कंसेंट में अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप इतना सा ही ध्यान रखिए बस कि कई ऐसे एक्ट होते हैं, कई बार इस तरह के करार होते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कि व्यक्ति किसी चीज को लेकर अग्री कर जाता है, पर वह अग्री जिस चीज पर किया गया है, यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए भी अग्री किया है तो हम उसे मान्य करेंगे, नहीं। यहाँ अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए वो चीजें नहीं होंगी। हाँ, अनलॉफुल एक्टिविटीज अगर नहीं है और दूसरी चीजों के लिए है तो यहाँ पर उस तरह की चीजें मान्य की जा सकती हैं। जैसे कि रेसलिंग होता है, कई ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें कि आपका कंसेंट होता है बट आपको हार्मफुल हो सकती है वो चीजें, है ना। तो वो यहाँ पर जब इस तरह का कोई एक्ट किया जाता है तो वो यहाँ पर विद कंसेंट अगर है, बट उसमें भी कंडीशन क्या है कि ग्रीवियस हर्ट और हार्ट का की संभावना नहीं है। ग्रीवियस मतलब बहुत ज्यादा आपके शरीर को डैमेज हो और डेथ, ठीक। देन 88, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। यहाँ पर सर्जन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं या डॉक्टर्स के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ही सूटेबल हैं। जब भी कोई डॉक्टर किसी का सर्जरी करता है देन उनका जो एक्ट होता है वो गुड फेथ में होता है ना। वो नहीं चाहते कि वो किसी का बेनिफिट करने के लिए वो एक्ट करते हैं। अब अगर वो एक्ट किए जाने के दौरान कुछ ऐसा होता है जैसे कि उनकी जान चली जाती है तो हम यहाँ क्या डॉक्टर के ऊपर मर्डर का केस फाइल करते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनके बेनिफिट के लिए वो चीज की गई, और अगर वो बेनिफिट के लिए की गई है देन डेफिनेटली उन्हें वो एक्शन लेने हैं जिस भी तरह के हैं, हो सकता है वो उनके लिए हार्मफुल भी हो। तो यहाँ इस तरह का जो भी एक्ट होगा वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में चला जाता है। सेम चीज गार्जियंस के लिए भी एप्लीकेबल होगी। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। छोटे बच्चों के लिए किसी भी तरह का डिसीजन लेने का राइट किसको है? गार्जियन को है। पर यहाँ फिर भी कुछ प्रोविजंस के साथ कुछ चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। देखिए, फर्स्ट क्या होगा, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर एज मेंशन कर लेना। ये जो सेक्शन है यह एज वाइज भी काफी बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। 12 ईयर्स ऑफ एज फॉर किड्स, और जो भी बच्चे हैं उनके लिए, और ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अगर अनसाउंड माइंड है तो हम उसे इसी कैटेगरी में लेंगे। बाय और बाय कंसेंट इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अभिव्यक्ति या किसी भी तरह की, और of a guardian or other person having lawful charge of the person is an offense by reason of harm which it may cause or by intended by the door to cause or be known by the door to be likely to cause of the person provided। अब यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ मेंशन की गई हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये जरूरी है कि सच में क्या जो कृत्य किया गया है या जो एक्ट किया जाना है उसके लिए जो कंसेंट दिया गया है वह सद्भावना पूर्वक है,
सही है और क्या उसके बेनिफिट के लिए ही दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि संरक्षक द्वारा उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, पर यहाँ पर उन्होंने कुछ परंतु प्रोविजंस लगा दिए गए हैं। इस अपवाद का विस्तार शासन मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न करने पर नहीं होगा। एग्जैक्टली यह वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पर किसी की डेथ कारित करने के संबंध में, मृत्यु कारित करने के संबंध में है। फिर इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपाधि के निवारण के लिए या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात को करने पर न होगा जिससे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। मतलब यहाँ पर इस तरह का परमिशन किन चीजों के लिए हो सकता है, मान लीजिए बच्चे को किसी तरह का कोई बड़ी ऐसी डिसीज है जिसके लिए उसकी सर्जरी होना जरूरी है या उसको क्योर करने के लिए कुछ इस तरह के स्टेप लेना जरूरी है, देन वहां के लिए हम इसे एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज नहीं। देन थर्ड, दैट this exception shall not extend to the voluntary causes of grievous hurt or to the attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। अगर कहीं कोई ग्रीवियस हर्ट जैसी स्थिति होती है या कहीं कुछ घोर उपहति वाली स्थिति बनती है, देन वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए ये जितनी भी यहाँ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसके पीछे जो पर्पस है वो ये है कि किसी भी बच्चे का अननेसेसरी, इवन कोई पेरेंट या गार्जियन उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में या उसे हार्म पहुंचाने के संबंध में इस तरह का एक्ट न किया जा सके, इसलिए यहाँ पर इस तरह की ये चीजें मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली हम ये मानते हैं कि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन नहीं लेंगे, बट यहाँ क्योंकि गार्जियन वर्ड भी स्पेसिफिक मेंशन किया गया है तो बच्चों की सेफ्टी की पर्पज से यहाँ पर इतने उन्होंने लास्ट वाला देखिए, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू बी कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पे नहीं होगा जिस अपराध को करने किए जाने का इस पर विस्तार नहीं है। मतलब यहाँ पर ये जो इंटेंशन वाला पार्ट है और कंसेंट वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल होगा, जहां पर कि बच्चों के संबंध में, उनकी जान बचाने के संबंध में, गुड फेथ के लिए उनके किसी कोई डिसीज है उसके संबंध में कंसेंट दिया जाना जरूरी है। यहाँ यह सेक्शन उन्हीं जगहों पर इससे एक्सेप्शन के रूप में हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है, कंसेंट क्या होती है, पहले तो मुझे कोई एक बताए। प्रेरणा, व्हाट इज कंसेंट? आप लोग पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट में व्हाट इज कंसेंट, क्यों बार बार यहाँ पर कंसेंट वर्ड यूज हो रहा है? हाँ मैम, इच्छा होती है ना? क्या क्या? इच्छा। ओके, सहमति शब्द ज्यादा सूटेबल है यहाँ के लिए। इच्छा से मतलब होता है हमारी विल, हम किसी काम को करना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी काम को करना चाहते हैं बट आपके फादर ने मना कर दिया, आपके पेरेंट्स से अलाउ नहीं किया, देन आपकी इच्छा तो वहीं की वहीं रह गई है ना। पर आप किसी काम को करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया, मीन्स क्या किया, उन्होंने अपना कंसेंट दिया। ठीक है, तो यहाँ इच्छा में और कंसेंट में डिफरेंस होता है। हम बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, क्या हर चीज हम कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी बड़े हैं गार्जियन से, वो हमें उसके लिए अलाउ करेंगे तो ही हम करेंगे। जो ये अलाउ किया जाना, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करूं, अब मैं चाहती हूँ, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, कब तक? जब तक सामने वाला मुझे हाँ ना कर दे, जब तक उसका कंसेंट नहीं है आई कांट डू एनीथिंग। तो कंसेंट एक ऐसा शब्द है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी से कोई अपराध करवाना चाहता है, ठीक, अब इजीली तो कोई हाँ नहीं कहेगा, डेफिनेटली। अभी हो सकता है आप उसे लालच दें तो इजीली वो शायद एग्री हो जाए, ठीक है, आपने कोई लालच नहीं दिया है, अभी आपने उसे डर दिखाया है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या मैं तुम्हारे पेरेंट्स में किसी को किडनैप कर लूंगा या किसी की हत्या कर दूंगा। अब अगर इस तरह का कोई कॉन्सेंट है किसी एक्ट को करने के लिए, अभी क्या हो रहा है कि वह व्यक्ति उस डर के कारण करेगा, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ तो डर है, या किसी भ्रम के अधीन। अभी भ्रम कैसा है कि आपको झूठ बोला गया है या आपको ऐसे भ्रम में लिया गया है कि आप उस सच से, जो सच है वह आप नहीं जानते हैं, और उस सच को नहीं जानने के कारण, उस झूठ के कारण आप किसी भी तरह का एक्ट करने के लिए
तैयार है जो भी आपको कहा गया है। अभी यहाँ पर इस तरह का जो कंसेंट होगा और उस कंसेंट के तहत अगर आप कोई एक्ट करते हैं, देन वह यहाँ पर जब पता चलता है कि वो झूठ से, डर से या भ्रम से दिया गया कंसेंट था और इसलिए उस तरह का एक्ट किया गया है, तो समवेयर यहाँ हम उस चीज को भी एक्सेप्शन में ले लेते हैं। जैसे धमकी या डर से अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का क्राइम करता है तो वह क्राइम नहीं माना जाएगा। कंसेंट ऑफ इंसेंट पर्सन और कंसेंट ऑफ चाइल्ड नॉट एप्लीकेबल. It is the consent is given by a person who from unsound mindness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent, or unless the contrary appears from the context, if he consent is given by a person who is under 12 years of age. उस कंडीशन में भी यहाँ पर इस तरह की चीजें माने नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेंट वाला पार्ट क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। है ना, नेक्स्ट पढ़े। Exclusion of act which are offenses independent of harm cause. पहले आप ये कंसेंट वाला जो सेक्शन है आपका 90 के साथ कुछ केस लिख लीजिए। आर वर्सेस शाय, पुराने ही केसेस हैं ये। क्या होता है, जैसे मैंने कल भी कहा था ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कि हम जब हमारे पास प्रॉपर लॉ कैसे आया है, धीरे धीरे, है ना, मतलब ग्रेजुअली चीजें होने लगी। अभी जब कई बार इस तरह की चीजें, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक्ट किया है, अनलॉफुल एक्ट किया है, ठीक, अभी प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी तो आई एम अ क्रिमिनल, आई एम एन अक्यूज्ड, ओके। अभी जब इन्वेस्टिगेशन किया गया और मैंने भी ये बताया कि भाई मुझसे डरा धमकाकर इस तरह की चीजें की गई थी, तो जब इस तरह के रिपीटेडली कई सारे केस आते रहे देन उनका इंटरप्रिटेशन होता रहा स्टार्टिंग से, जब से हमारा क्रिमिनल लॉ बना है या हमारे पास इस तरह का सिस्टम आने लगा है, तो क्या होता है कि चीजें वहां से हमें क्लियर होती हैं। जैसे पुराने केसेस के मामले में आप लोगों ने टॉर्ट और टॉर्ट्स में सबसे ज्यादा हमें बहुत पुराने केसेस पढ़ने को मिलते हैं, तो उसको पढ़ के हमें समझता है कि हाँ धीरे धीरे कैसे ग्रेजुअली चेंजेस आए। अभी जैसे आप यहाँ कंसेंट 19 में अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे पुराने केसेस पढ़ने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन जब किया गया, तो बार बार जब चीजों का इंटरप्रिटेशन होता है देन सही जाकर हमें कोई ऐसा रिजल्ट मिलता है कि वाकई में कंसेंट को क्या हम इस जगह यहाँ एक्सेप्शन में लें या नहीं। डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह का अगर कंसेंट है जो किसी तरह के भ्रम से दिया गया है, जो किसी तरह से धमकी से दिया गया है, और फिर अगर व्यक्ति ने क्राइम किया तो वो उसे मजबूर किया गया, कंपेल किया गया या भ्रम में रखा गया, तब जाकर उसने अगर कोई क्राइम किया है तो डेफिनेटली वो क्राइम नहीं माना जाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कई सारे केसेस हैं। इसमें एक केस का नाम लिखेंगे आप लोग, आर वर्सेस शाय। अब इस केस में डॉक्टर ने लेडी का रेप किया, लड़की ने ये समझा कि ही इज डॉक्टर, देन उसने उसको किसी तरह की उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। अभी क्या ये कंसेंट, उसे ऐसा लगा कि उसके लिए कोई सर्जरी किया जाना है या उसका चेकअप है, देन उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए उसे कैसा माना जाएगा कि भाई उसका जो कंसेंट था वो कंसेंट क्या क्यों था, क्योंकि वह इस भ्रम में थी कि वह डॉक्टर है और वह उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा। इसी तरह एक केस और आप इसमें लिखेंगे, आर वर्सेस विलियम। एक और केस इसमें लिखना, आर वर्सेस फ्लैटरी। ये 3-4 केस आप पढ़ेंगे तो आपके जो थोड़े बहुत भी डाउट होंगे वो सारे यहाँ क्लियर हो जाएंगे। और डाउट के साथ आपको समझ में आएगा कि अलग अलग तरह के कंसेंट पर किस किस तरह की कंसेंट पर ये एप्लीकेबल होता है। केस लॉज पढ़ने के पीछे जो पर्पस होता है, आपके रेफरेंस बुक से पढ़ने का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जब आप इस तरह के केसेस पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से, जैसे अभी यहाँ 2 चीजें कही गई, या तो भ्रम से या डर से, तो दोनों तरह की चीजों पर एप्लीकेबल होगा। अलग अलग तरह के केस जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। फिर है 91, exclusion of act which are offenses independently of harm cause.
पढ़ना है इसको प्रिया, सिर्फ सेक्शन पढ़ना है इसका 91। प्रिया गीत है क्लास में? यस मैम। पढ़िए बेटा। Section 91 exclusion of act which are offense independently of harm caused. The exceptions in sections 87, 88 and 89 do not extend to act which are offenses independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. देखिए अब 87, 88 और 89 क्या था? 87, 88 और 89। 87 कंसेंट से रिलेटेड, 88 और 89 ये तीनों जो सेक्शन है ये यहाँ पर 81 में क्लियर कर दिया गया है इन तीनों सेक्शंस के लिए कि ये सेक्शन यहाँ वहां एप्लीकेबल नहीं होंगे जहां पर कि ऑलरेडी उस एक्ट को जो कि किया जाना है अपने आप में क्राइम है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गर्भपात, अबॉर्शन। क्यों? मिसकैरेज। क्यों? कॉजिंग मिसकैरेज। देखिए नीचे लिखा है कॉजिंग मिसकैरेज unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman। अगर उस लेडी की जान बचाने के लिए गुड फेथ में किया गया है देन इट्स ओके फाइन। अदरवाइज यहाँ पर कंसेंट, इवन लड़की का खुद का भी एक टाइम के बाद जिसके की पेट में बच्चा है, जिसने कि उसे कैरी किया हुआ है, उसका कंसेंट भी मैटर नहीं करता है ना। आप लोगों को पता ही है कि एक टाइम के बाद उसके कंसेंट से भी अगर वह उस मिसकैरेज करती है देन इट विल बी एन ऑफेंस, है ना। डेफिनेटली आप लोग को पता ही होगी ये चीज। तो यहाँ पर अगर कोई कंसेंट वाला पार्ट उन एक्ट के लिए है जो अपने आप में क्राइम है, वहां ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी जैसे कि मिसकैरेज। तो यहाँ उन चीजों को जैसे किसी अपहानि के बिना जो उस स्त्री ने कारित की हो या कारित करने का आशय है स्वतः अपराध, इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं हो और ऐसे गर्भपात कराने के लिए उस स्त्री को या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायोन्मुख नहीं बनाती है। क्योंकि अगर कंसेंट एक टाइम के बाद वो कंसेंट आपका जो लेडी है उसका कंसेंट भी यहाँ पर मायने नहीं रखता है क्योंकि गर्भपात अपने आप में एक क्राइम है। तो जो क्राइम ऐसे हैं जो कि अपने आप में क्राइम है उनके लिए कुछ सेक्शन 87, 88 और 89 उन क्राइम को अपने आप में अलग कर देता है। ठीक है। फिर है 82 एक्ट done in good faith or for benefit of a person without consent। इसका कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? अभी तो काफी कुछ हमने पढ़ा है तो आई थिंक समझ आने लगा होगा। संघमित्रा? यस मैम। बताएंगे? कोई एग्जांपल दे इसका मुझे, एनीवन? क्योंकि अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है तो अभी हमें शायद समझ आने लगा होगा आप लोगों को कि कहां पर किस तरह के एक्ट क्राइम है और किस तरह के नहीं है। मैम जैसे डिलीवरी होती है उसमें मतलब माँ और बच्चे की जान को खतरा हो। ओके, और कोई? संघमित्रा आपसे पूछा था मैंने। मैम सर्जरी में। यस, समटाइम्स सर्जरी। अब सर्जरी भी कैसा है कि पहले तो अगर आपका नोन है, आपको पता है, तो हम जब जानते हैं कि हाँ हमारे डॉक्टर ने के यहाँ एडमिट होना है देन हम फॉर्म फिल करते हैं, फैमिली वाले फॉर्म फिल करते हैं, देन देयर इज कंसेंट। ठीक है। अभी कोई ऐसा एक्ट हुआ है कि सडन किसी के सामने, मान लीजिए किसी के डॉक्टर के सामने ही कोई सडन किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो तुरंत उसे लेकर जाता है और उसे एडमिट करता है और उसकी सर्जरी करनी पड़ती है विदाउट हर हिज कंसेंट। अभी यहाँ पर क्या किया जा रहा है? गुड फेथ में उसकी जान बचाने के लिए वो एक्ट किया जा रहा है ना। अभी यहाँ कंसेंट हमने जैसे कहा सर्जरी में अगर पहले से आपको पता है और आप एडमिटेड हैं देन आपका कंसेंट वहां पर है। बट सडन कई बार इस तरह की चीजें होती हैं कि सडन स्टेप लेने पड़ते हैं कि आपको अभी विदाउट हिज कंसेंट और हर कंसेंट आपको उसके गुड फेथ के लिए काम करना है। बट समटाइम्स हो सकता है कि चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो जाएं। जैसे अभी हमने एक सेक्शन देखा था, बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कर देना, है ना। रिस्ट्री वाला सेक्शन अभी हमने देखा था, कल ही पढ़ा था कि आप बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कर देते हैं। पर अब जैसे यहाँ सडन कोई ऐसा डिसीजन लेना है कि सामने वाले का तो कंसेंट लेने का टाइम हमारे पास नहीं है,
अभी टाइम नहीं है और हम उसकी गुड फेथ के लिए अगर काम करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली उस कंडीशन में हम उसके कंसेंट लेने का वेट नहीं करेंगे, हम उसके लिए जो बेस्ट और बेटर होगा वो करेंगे। तो यहाँ उस तरह के जब सडन एक्ट्स होते हैं, जैसे एक सबसे छोटा एक इसमें लास्ट वाला एग्जांपल देखिए, एक शिशु यह के साथ एक जलते हुए घर में है, ग्रह के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं उस शिशु को, जानते हुए कि वह गिरने से हो सकता है, गिरने से अगर उस बच्चे को उससे फेंका जाए और शिशु मर जाए, किंतु शिशु को मार डालने का आशय नहीं है। यहाँ क्या है कि उसे ऊपर से फेंक दिया जाए ताकि उस बच्चे को उस कंबल में लेकर बचा लिया जाए। अभी यहाँ पर हम कंसेंट का वेट करेंगे क्या, उसके पेरेंट्स का या उसका या उसके साथ जो है उनका, नहीं। पर सिर्फ और सिर्फ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है यहाँ पर वो है गुड फेथ। अगर इस तरह के एक्ट गुड फेथ में नहीं किए गए हैं और गुड फेथ में अगर आप इंटेंशन कुछ अलग है, देन यहाँ इस तरह का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सद्भावना पूर्वक, मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था ना, ये शब्द आपको बार बार पढ़ने को मिलेंगे आगे आईपीसी में। गुड फेथ, रीजन टू बिलीव, क्राइम और नर नारी, इनका डेफिनेशन, ये सारी चीजें आप देखिए आपको हर बार पढ़ने को मिलेंगी और ये चीजें बार बार आपको यहाँ पर आ रही हैं। गुड फेथ क्या होता है अभी शायद आई थिंक और अच्छे से आप लोगों को समझ में आता होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। गुड फेथ, बेनिफिट ऑफ पर्सन, कई सारे इलस्ट्रेशन है, इसको पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे लास्ट वाला भी जैसे मैंने समझाया। फिर है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा सेक्शन है। कई बार शॉकिंग न्यूज भी होती हैं जो कि किसी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, कभी हम सोचते नहीं है ऐसा, बट समटाइम्स इट हैपेंस। कोई व्यक्ति किसी के घर में किसी व्यक्ति का डेथ हुआ और उसके पेरेंट्स को ये सूचना नहीं है, व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन ने जाकर इस तरह का सूचना दिया कि भाई ऐसा हो चुका है। जैसे ही वो खबर सुनी, पिता को अटैक आ गया। अभी पिता को अटैक आया है, इसके लिए क्या हम उस व्यक्ति को दोष दें जिसने कि इस तरह का न्यूज कन्वे किया? इज इट पॉसिबल? नो मैम। नो मैम। क्यों? क्योंकि ये जनरल कम्युनिकेशन था, गुड फेथ में था, उन्हें इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया जाना जरूरी था। बट समटाइम्स इस तरह के इंफॉर्मेशन भी, कम्युनिकेशन भी हार्मफुल हो जाते हैं। बट अगर हार्मफुल हो चुके हैं तो क्या हम किसी पर्सन को इस तरह का वो करेंगे कि नहीं आपने कोई क्राइम किया है? जैसे का एक शल्य चिकित्सक है, रोगी को सद्भावना पूर्वक ये बताता है कि आपको बहुत बड़ा कोई रोग है और आप जीवित नहीं रह सकते, वह सुन के ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या हम डॉक्टर को यहाँ पर इस तरह के डॉक्टर को क्या हम पनिशमेंट दे सकते हैं कि नहीं आपके आपको ने जिस तरह का कम्युनिकेशन किया उस कारण से उस व्यक्ति की डेथ हो गई? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो समटाइम्स इस तरह की चीजें जब होती हैं तो वहां पर भी इसे जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। आई थिंक ये शायद जनरल, इतना जनरल सेक्शन भी आपको पढ़ने को मिलेगा, आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने शायद सोचा हो, है ना, कि इस तरह की चीजें भी होती हैं। फिर है 94, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय अ थ्रेट। अब देखिए लास्ट वाला जो सेक्शन था उसमें कंसेंट आपको भ्रम से लिया गया है या धमकी से लिया गया है, पर यहाँ पर आपको 94 में क्या किया गया है, वहां पर भ्रम और झूठ से, आपको एक डर से और झूठ से मिस कंपेल करके, आपको परेशान करके आपका कंसेंट लिया गया था। 94 जो है, 94 में वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है,
यहाँ पर धमकी शब्द का मायने ये है कि जब आप किसी को बहुत ज्यादा डराते हैं, देखिए, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद द डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन, यहाँ मर्डर को छोड़कर यहाँ पर जो एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस with which is done by a person who is compelled to do it by threat. धमकियों से अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करवाया गया है, देन यहाँ पर वह कार्य क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से आप पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में शामिल हो जाता है। अभी क्या करेंगे, डर से, डाकुओं के डर से, पीटने के डर से अगर वो डाकुओं की टोली में शामिल हुआ है, knowing their character is not entitled to the benefit of his exceptions on the ground of his having been compelled by his association to do anything that is offense by law. फिर किसी व्यक्ति, यहाँ पर किसी व्यक्ति के संबंध में देखिए, इसमें के लिए जो मेन 94 जो है, 94 के लिए मेन एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि 94 अपने आप में थोड़ा वास्ट सेक्शन है। क्योंकि अगर हम जब तक किसी चीज के बारे में सही जानकारी अगर हमें नहीं है, या कोई एक्ट किया गया, कोई क्राइम किया गया, उसमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि हाँ व्यक्ति को सच में धमकाया गया था, तब यहाँ पर इसका अगर बेनिफिट ले लिया जाने लगे, तो यहाँ इसीलिए इसे थोड़ा सा इसको प्रॉपर इसका इंटरप्रिटेशन किया गया है। जैसे कि उस व्यक्ति ने क्या क्या होना चाहिए कि 3 बातें यहाँ पर प्रूफ होनी चाहिए। सबसे पहले कि व्यक्ति ने स्वयं को उस परिस्थिति में न डाला हो। आपको अगर पता है कि आपको यहाँ इस तरह के कोई सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकता है कि डरा धमका कर आपको काम करवाया जा सकता है, जैसे मैंने बोला कि डाकुओं की टोली में आप वहां जाए ही ना, आप उनसे दूर रहें, प्रॉपर डिस्टेंस रहें, या आप कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना होने दें जिससे कि आप इस तरह के सिनेरियो में आप फंस सकते हैं। तो यहाँ इस तरह की परिस्थिति में खुद को नहीं डाले, व्यक्ति इतनी सतर्कता रखी जानी जरूरी है। फिर उसे अपराध कृत्य करने के लिए, विवश करने के लिए जो भय दिखाया गया हो वह तत्काल मृत्यु का हो। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है बहुत छोटे मोटे आपको डर दिखा दिए गए हैं और उस डर में आकर आप अगर कोई क्राइम करते हैं, देन नो, ऐसा नहीं है। डर इतना ज्यादा हो जिससे कि आपके मन में ये फियर आ जाए कि हो सकता है अब आपकी मृत्यु हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। उस कंडीशन में या ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि आप अगर कोई वह अपराध नहीं करते तो उसके बिना आपके, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन था, आपके पास चॉइस था, या आप अपनी उस सिचुएशन से बाहर आ सकते थे या अपने आप को उस सिचुएशन में डालने ही ना देते, और अगर आपको ये डर ना हो कि वह अगर आप यह काम नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु कारित हो सकती है, इन परिस्थितियों के साथ ही यह सेक्शन एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट नहीं। अगर आपके पास ऑप्शन थे देन यू शुड गो विद दैट, न कि आप वो क्राइम करें। अगर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ हो जाता है देन 94 का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप जानबूझकर उस स्थिति में आए, खुद को आपने डाला, तो आपको 94 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको ये डर है कि आपकी मृत्यु हो सकती है, अगर ये डर नहीं था, सिंपली था, देन आपको यहाँ पर इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें केस लिखिए, बच्चन लाल वर्सेस स्टेट, AIR 1997, फिर उमा दासी वर्सेस सम्राट। ये सारे केस आपको आपकी रेफरेंस बुक से पढ़ने हैं, इसलिए पढ़ने हैं कि जब आप इसे पढ़ें तो आपको अगर कोई डाउट आता है देन उस डाउट को आप क्लियर करें। अबोट वर्सेस, मैम एक बार इसकी नाम रिपीट कर दीजिए। ओके, बच्चन लाल वर्सेस स्टेट, देन उमा दासी वर्सेस सम्राट, एबोट, एबोट, ABBOT, एबोट वर्सेस आर,
देखिए पुराने जब हम इस तरह के केसेस पढ़ते हैं तो हमें ये प्रीवी काउंसिल वाले या बहुत पुराने, उससे क्या होता है हमें उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन देखने को मिलता है। देन बर्क वर्सेस क्लार्कसन, 2-3 केसेस हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाला पार्ट और अच्छे से क्लियर होगा। और जिसको कोई जितने भी सेक्शंस आज हमने पढ़े हैं, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, जितने भी सेक्शंस आज हमने पढ़े हैं, अगर किसी को इनमें कोई डाउट है तो वो डाउट मुझे कल पता चलेगा अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। तो एटलीस्ट आप लोग पढ़िए, पढ़ेंगे तो आपको डाउट्स भी आएंगे, कई सारे डाउट्स आएंगे, डेफिनेटली आई नो दैट। और अगर नहीं आते हैं मीन्स आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, यहाँ ये क्लियर हो जाता है। तो आप लोग पढ़े, कोई भी डाउट आता है आप लोग पूछिए, है ना, और बताइए। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. मैम। मुझे अटेंडेंस भेजना बेटा, है ना। यस मैम।